गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। मार्कर कहाँ गया यार, ये रखा। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब भाई? क्लास 10 मिनट लेट हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी तो नहीं चाहूँगा, बट बताना चाहूँगा कि कल क्लास क्यों नहीं हुई। कल हम सभी लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए हुए थे, क्योंकि देखो अगर स्टूडेंट्स का अगर कोई इश्यू होगा और अगर हम उस इश्यू में बच्चों का साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या फ़ायदा और फिर आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर वो कुछ बच्चों का इश्यू है। बेटा, अगर एक बच्चे के साथ में भी कोई समस्या होगी तो भाई हम उस समस्या में बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और हम लगातार उसके साथ खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए कल हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए हुए थे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट करना था। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में थे, ठीक है। तो इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। कल किसी की भी क्लास नहीं हो पाई, इसी चक्कर में सभी की क्लासेस हट गई थी। कल का कोई क्वेश्चन रह रहा था क्या? ठीक है, अगर भाई कल का कोई क्वेश्चन रह रहा है तो लेट मी जस्ट चेक, एक बार देख लेता हूँ कि क्या सही में कोई क्वेश्चन बचता है। आई गेस ये वाली स्लाइड थी लास्ट, ठीक है। हाँ, यही वाली स्लाइड थी, इसको देख लेते हैं भाई एक बार। देखो, द बॉय ड्रॉप्ड द ग्लास विच मेड इट ब्रेक इन टू पीसेज। ये वाली स्लाइड चल रही थी जब अचानक लाइट कट गई। भाई कई बार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इश्यू हो जाता है, तो अगर कोई इश्यू होता है तो उस पर घबराया मत करो, है ना। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जब भी देखो विच मेड इट ब्रेक, जिसकी वजह से ग्लास टूट गया। किसकी वजह से ग्लास टूटा? द बॉय ड्रॉप्ड द ग्लास, भाई इसी की वजह से तो टूटा। यानी कि इस पूरी बात को हमें रेफर करना है। और आपको बताया था कि अगर आपको पूरे सेंटेंस को या पूरी बात को रेफर करना हो और फिर आपको अगर प्रोनाउन लगाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉमा लगाना है और उसके बाद में विच लगा के आपको उसको रेफर करना है। तो फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर फुल स्टॉप ही लगाना हो तो फिर भाई आप विच नहीं लगाओगे। ऐसे केस में आप लगा सकते हो दिस। यानी कि ऐसे समझिएगा, अगर आप कॉमा लगा के विच लिख रहे हो, ठीक है, उसी की जगह पे आप लिख सकते हो फुल स्टॉप लगा के दिस। दोनों का मीनिंग एक ही है। फर्क क्या है दोनों में? विच आपका क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। तो ये बेसिकली न सिर्फ रिलेट कर देता है, साथ ही साथ में आपका क्या कर देता है, ये जैसे सब्जेक्ट का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में रिलेट भी कर रहा है। अब ये जो दिस है, ये सब्जेक्ट तो बन जाएगा इस मेक वर्ब का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप पहले से आ रखा है तो ऐसे केस में हमें कंजंक्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं। विच जो है वो कंजंक्शन और इसका सब्जेक्ट दोनों का काम कर देता। तो अगर फुल स्टॉप आ रखा है तो कंजंक्शन क्या करेगा? कुछ काम नहीं है। यानी कि आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे जो सेंटेंस आपका लिख रखा है। देखो भाई, विच आपका क्या है बेटा? विच क्या है? विच है एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो बेटा ये किस किस का काम करेगा? ये सब्जेक्ट तो बन ही रहा है ना, साथ ही साथ में ये कंजंक्शन का काम भी कर देता है, जोड़ने का। यही तो बताया शुरू से रिलेटिव प्रोनाउन में। तो बेटा अगर ये जोड़ने का काम कर रहा है तो फिर यहाँ पे फुल स्टॉप की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पे हमें कॉमा लगाना चाहिए। लेकिन आप कहो कि सर यहाँ पे हमें तो फुल स्टॉप ही लगाना है, तो ऐसे केस में हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दिस का प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। दिस मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस। वॉल्यूम इंक्रीज, अब बताना भाई एक बार वॉल्यूम।
बताना भाई एक बार वॉल्यूम सही आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई अगर कॉमा आएगा तो विच लगा दो, और फुल स्टॉप आएगा तो दिस लगा दो। जैसे आप सही करना चाहें, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से सही कर सकते हैं। दिस क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए उसके साथ में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, क्योंकि कंजंक्शन हमें फिर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आगे। ही रोट द एसे ऑन करप्शन एंड विच इज एन ओपन सीक्रेट इन आर सोसाइटी। अब देखो देखो, एंड आ रखा है और विच भी आ रखा है। बेटा विच अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है कि नहीं करता है? अगर ये पहले से ही कंजंक्शन का काम कर रहा है तो एक और कंजंक्शन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि बेटा एंड कंजंक्शन आ रखा है तो फिर रिलेटिव की जरूरत नहीं है, तो रिलेटिव को हटा के आप इट लगा दो या दिस लगा दो। ठीक है, इट लगा दो या दिस लगा दो, क्योंकि बेसिक बात यह है कि विच है एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में प्रोनाउन तो होते ही होते हैं, साथ साथ में कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो अगर बेटा कंजंक्शन पहले से आ रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से जो काम करना चाहें कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप ये कर सकते हैं कि इस कंजंक्शन को हटा दीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, ही रोट द ऐसे ऑन करप्शन एंड दिस वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज। अब देखो एंड आया है लेकिन यहाँ पे विच नहीं आया, क्या है? दिस। दिस आया तो फिर ये करेक्ट है। ठीक है, भर सकते हैं सचिन सिंह। आ जाओ भाई, अब आ जाते हैं भाई, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होता है। आज हमारा कंप्लीट प्रोनाउन हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, प्रोनाउन आज कंप्लीट हो जाएगा। कल आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास 1 होगी, परसों आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास 2 होगी। ठीक है, आज है वेंसडे, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। फ्राइडे को आपका प्रोनाउन खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, सैटरडे को भाई एक बड़ी क्लास लेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सैटरडे को क्लास बड़ी होगी, चाहे मुझे सर से कह के किसी और की क्लास एडजस्ट करानी पड़े। और सैटरडे को जो क्लास होगी दैट विल बी ऑफ अप्रॉक्स, मान के चलते हैं भाई 2 बजे से, और लगभग मैं 5 बजे तक की क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, या 4:30 तक की, मतलब 2 से 2.5 घंटे की क्लास लूँगा इस सैटरडे, जिसमें एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन टैग को हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन टैग खत्म करेंगे, सैटरडे को वो क्लास होगी। तो भाई ध्यान देंगे इस चीज़ पे भी। ठीक है, तो फ्राइडे को आपका प्रोनाउन की दोनों प्रैक्टिस क्लास हो चुकी होंगी, सैटरडे को आपका ये हो जाएगा। आज प्रोनाउन खत्म हो गया है, आज ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीट मिल जाएगी और विथ सोल्यूशन मिलेगी। साथ ही साथ में जैसे ही प्रोनाउन आज खत्म होता है, आपको 2 क्लास प्रैक्टिस की मिलेंगी जो क्लासरूम प्रैक्टिस है। जैसे ही दोनों क्लास खत्म होती हैं, तुरंत आपको एक टेस्ट मिल जाएगा आपके ऐप पे। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, विथ सोल्यूशन होगा, यानी कि सारे के सारे सोल्यूशंस भी उसमें होंगे। तो टेस्ट होगा सोल्यूशन के साथ में, ऐप पे मिलेगा। जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उस तरीके से 100 क्वेश्चन का प्रोनाउन का टेस्ट। ठीक है बेटा, यहाँ ऐप पे क्लास लेंगे, बड़ी क्लास, पूरा क्वेश्चन टेक करा देंगे एक ही क्लास में। सैटरडे को ऐप पे, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐप की बात कर रहा हूं। अंकित, करण भाई, क्या क्या पागल बना दिया यार, आ जाओ। ठीक है, तो जैसे ही दोनों प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, कल की और परसों की, उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा। आ जाओ भाई, देखो एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के काम जो आता है उसी को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए आता है। भाई किस लिए आते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, कौन से आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? जैसे कि हुम है बेटा, हु है, हुम है, विच है और व्हाट है, ये आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं सारे के सारे। आप कहोगे सर वाई भी तो होता है। बेटा ये वाई वगैरह जो होते हैं ना, ये एडवर्ब होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये आपके प्रोनाउन है जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, हु, हुम, विच और व्हाट। ठीक है, कई बार हम हुज का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, हुज का प्रयोग भी। अब इनको कब कब यूज करते हैं, एक बार एग्जांपल्स के सारे समझेंगे। देखो भाई, पहले अगर नॉर्मली समझें, हु जो है ह्यूमन बींग्स के लिए आता है और क्या होता है? सब्जेक्ट। हुम जो है ह्यूमन के लिए आता है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बेटा विच 2 केस में आता है,
पहली बात तो नाउन के पहले आता है, यानी कि कहीं पे अगर नाउन है तो हम क्या लिखेंगे, विच। दूसरी बात है विच क्या दिखाता है आपका, सिलेक्शन। क्या दिखाता है, सिलेक्शन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ऑफ के पहले हमेशा और हमेशा विच को यूज करना है आपको, हु या हुम या हु हुम या व्हाट का प्रयोग आप नहीं कर सकते। सो ऑफ के पहले विच को यूज करना है। व्हाट कब आता है बेटा, जब हम किसी थिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, किसी थिंग के बारे में कुछ पूछते हैं तब। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा और हमेशा आते हैं किसके डिफरेंस पे, विच के और व्हाट के, क्योंकि दोनों के दोनों किसके लिए आते हैं, दोनों ही थिंग्स के लिए आते हैं। इसमें सिमिलैरिटी यही है कि दोनों ही किसके लिए आते हैं, थिंग्स के लिए आते हैं, यानी कि वस्तुओं के लिए आते हैं। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सिलेक्शन की बात करनी है, सिलेक्शन का मतलब है किसी चीज़ को चूज करना, किसी चीज़ को पसंद करना, तो आपको विच लगाना है, और अगर सिलेक्शन ना हो तो आपको व्हाट लगाना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन टैग चैप्टर है, एक ही दिन में हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, संडे को फिर उसका टेस्ट दे देंगे आपको। आ जाओ भाई, हु इज योर फेवरेट पोइम। बेटा पोइम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोइम, पोइट्री। अगर बेटा पोइम की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हु तो आता है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो आप यहाँ पे हु नहीं लगा सकते। अब आप कहोगे सर थिंग्स के लिए आपने अभी दोनों बताए, जो व्हाट आपने बताया वो भी थिंग्स के लिए बोला आपने, ठीक है, व्हाट भी थिंग्स के लिए आ सकता है और विच भी थिंग्स के लिए आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब हमें कौन सा लगाना चाहिए बेटा, आप यहाँ पे चाहो तो व्हाट लगा दो और चाहो तो विच लगा दो, दोनों करेक्ट है। विच भी सही है, व्हाट भी। व्हाट इज योर फेवरेट पोइम और विच इज योर फेवरेट पोइम, दोनों के सेंस में एक बार डिफरेंस समझेंगे। विच भी करेक्ट है और व्हाट भी करेक्ट है, दोनों के सेंस में डिफरेंस समझेंगे। मैं आता हूँ आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। इसका मतलब है मैंने आपको चॉइस नहीं दी, ठीक है, जितनी भी मूवीज हैं दुनिया भर में उन सब में से मैंने आपसे पूछा कौन सी आपकी फेवरेट है। यानी कि अगर जिसमें से चूज हमें करना है वो नंबर लिमिटेड है तो विच लगाते हैं, और वो नंबर अगर अनलिमिटेड है तो फिर व्हाट लगाते हैं। अब मैंने कहीं पे यहां कोई चॉइस दे रखी है कि इन 4 पोइम में से बताओ कौन सी आपकी फेवरेट है, नहीं। ठीक है, अगर चॉइस लिमिटेड है, एक लिमिटेड नंबर की हमें बात करनी है तो हम किसकी बात करते हैं, विच की। लेकिन अगर अनलिमिटेड चॉइस के साथ में हमें कभी बात करनी है तो हम किसकी बात करते हैं, व्हाट की। तो बेटा व्हाट भी करेक्ट है और विच भी। अगर व्हाट लगा रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि हमें नहीं पता किस में से, जितनी भी दुनिया भर की पोएम है उन सब में से कौन सी आपकी फेवरेट है ये पूछा जा रहा है। और अगर विच लगाया जा रहा है इसका मतलब है कुछ लिमिटेड पोएम्स आपको पता है किसकी बात चल रही है उनमें से। ठीक है, अगला देखो बेटा, क्लास रेगुलर ही लेते हैं। कल क्लास इसलिए नहीं हुई, कल क्योंकि हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए हुए थे, जो एसएससी का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, और हमारा जाना ज़रूरी था क्योंकि वो प्रोटेस्ट धीमा पड़ रहा था और थोड़ा सा टीचर्स वहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे और इसीलिए कल भाई क्लास नहीं हुई। ठीक है, आ जाओ भाई, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ऑफ दीज मूवीज। ध्यान देंगे भाई, ऑफ के पहले ना तो कभी आप व्हाट लगा सकते, ना हु लगा सकते, ना हुम लगा सकते, हमेशा और हमेशा आपको विच लगाना है। सो विच ऑफ दीज मूवीज। क्यों ऐसा होता है बेटा, ऑफ दिखाता है किसको, सिलेक्शन को या चॉइस को। ऑफ किसी चीज के फ्रैक्शन को दिखाता है, फ्रैक्शन हो, सिलेक्शन हो, चॉइस हो, ये सब लिमिटेड नंबर में होता है, अनलिमिटेड में नहीं हो सकता है। तो अगर चीजें लिमिटेड हैं तो विच ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे, व्हाट ऑफ दीज कार्स इज योर्स। ध्यान देंगे बेटा, व्हाट ऑफ नहीं लिखेंगे कभी भी, विच ऑफ, विच ऑफ। आगे देखो, whom do you think will win the match। whom do you think will win the match, इस वाले सेंटेंस को बताएंगे क्या एरर है। ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। इसका आंसर अगर आप लोग सही से कर पाए इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ रहे हो। दोनों नहीं देगा बेटा ऑप्शन में, जितेंद्र कुमार। हाँ भाई, पुलिस ने भी पकड़ा था, पुलिस ने भी कल पकड़ा था। आदित्य सर थे, विक्रम सर थे, मैं भी था। अब मुझे तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, जैसे मैं और आदित्य सर ऐसे खड़े थे अगल बगल में, यहाँ आदित्य सर हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ,
पुलिस वाले आए, उन्होंने आदित्य सर को पकड़ा, एक बंदे ने, एक ने मेरे को पकड़ा, लेके जाने लगे आदित्य सर को बस में लेके। मगर भाई मैं तो स्टाफ से हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर मैंने अपना आई कार्ड दिखाया उनको, मुझे छोड़ दिया। जब तक मैं मुड़ के देख पाता कि आदित्य सर कहाँ हैं, तब तक उनको बस में बिठा दिया था। देखो भाई, आ जाओ। whom डू यू थिंक, अब आपको हमेशा पता है क्या देखना होता है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब भी whom और who की बात होगी, देखो एक वर्ब है आपकी थिंक, और इस थिंक वर्ब के लिए सब्जेक्ट है यू, और दूसरी वर्ब है आपकी विल बिन। बेटा क्या इस विल बिन के लिए कोई सब्जेक्ट है? ये वर्ब तो है लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट कौन रहा होगा? ये। और अगर बेटा ये सब्जेक्ट है तो फिर whom नहीं, क्या आएगा? who आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे whom आता है, सब्जेक्ट की जगह पे who आता है। ठीक है, आगे देखो। whom do they think has broken the chair? सेम बेटा, एक वर्ब है सब थिंक, इसका सब्जेक्ट हो गया दे, और हैज ब्रोकन आपकी दूसरी वर्ब है, इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए? हु। आगे देखो, whom do you believe they will blame this time? देखो एक वर्ब है आपकी कौन सी? बिलीव, और बिलीव वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, दूसरी वर्ब है आपकी विल ब्लेम, इसके लिए सब्जेक्ट हो गया दे। इसका मतलब अब की बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि दो वर्ब थी, दोनों के सब्जेक्ट आ चुके। इसका मतलब है अब की बार यहाँ पे whom सही है। सो सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में whom सही है, बाकी सब में whom गलत है। रीजन बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है रीजन? यहाँ पे देखो हैज ब्रोकन के लिए सब्जेक्ट चाहिए था तो who आ गया, यहाँ पे विल बिन के लिए सब्जेक्ट चाहिए था तो who आ गया, यहाँ पे विल ब्लेम के लिए सब्जेक्ट दे पहले से अवेलेबल था इसीलिए सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आपको whom लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हुज कब लगाते हैं ये सुन लीजिए। बेटा हुज लगाते हैं, जैसे हमने लिखा हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। जब हम बात करते हैं ना कौन किसका है, तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं कि कौन किसका है, कौन किससे रिलेटेड है, तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, हुज को हम ह्यूमन चीज बींग्स के लिए लगाते हैं, थिंग्स के लिए हुज को नहीं लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा द बुक हुज पेजेस वर whose pages were torn was nice। देखो भाई, इस सेंटेंस को समझेंगे पूरे को। ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आ जाते हैं भाई, इसको तो समझ लेंगे। हमने लिखा द बुक हुज पेजेस, टॉर्न का मतलब हम कह सकते हैं बेटा जिसके पेज फाड़ दिए गए थे, जिसके पेज फाड़ दिए गए थे वो बुक अच्छी थी। बेटा बुक के लिए आप हुज नहीं लगा सकते, हुज किसके लिए आता है? लिविंग थिंग्स के लिए। तो आपको ये देखना है हुज के पहले जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आप कहोगे कि सर ये तो बुक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो ऐसे केस में आपको हुज नहीं लगाना है, आपको लिखना है ऑफ विच। क्या लिख सकते हो आप हुज की जगह पे? हुज की जगह पे आपको लिख देना है सिंपल ऑफ विच पेजेस, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है द पेजेस ऑफ विच। दोनों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन हुज पेजेस आप नहीं लिख सकते। जैसे आपने अक्सर करके मैथ्स में पढ़ा सुना होगा अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर दिस। ग्रामेटिकली हम उसको मानते नहीं है। हालांकि जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, जो आजकल की इंग्लिश है, वो लोग कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हुज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई एग्जाम पर्सपेक्टिव से हुज नहीं आएगा, हुज आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ आएगा। जैसे मैंने लिखा द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट month has got married। वो लड़का जिसके पिताजी की लास्ट मंथ डेथ हुई थी, उसने शादी कर ली है। देखो भाई, अब की बार बेटा हुज लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बॉय आया है, बॉय एक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हुज आपका चल जाएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, आप बताइएगा हुज आ सकता है या नहीं आ सकता है। जैसे मैंने लिखा
द कंपनी whose owner lives in India is expanding its business. बताएंगे भाई हुज सही है या गलत, हुज सही है या गलत। देखो बेटा कंपनी है, और कंपनी तो एक क्या होती है, कंपनी क्या है भाई, नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो हुज नहीं लगाएंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ विच। हम लिखेंगे द कंपनी ऑफ विच ऑनर, या फिर लिख सकते हैं द ऑनर ऑफ विच। ऑनर का मतलब होता है बेटा मालिक, द ऑनर ऑफ विच। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कौन सी पोस्ट पे हम, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। बेटा अगर ओनर को यहां से आगे लिखोगे तो आर्टिकल द लगाना जरूरी हो जाएगा, द ओनर ऑफ विच। आगे बढ़ेंगे भाई, देखो कुछ और क्वेश्चन। हु ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज एब्सेंट यस्टरडे। भाई अभी आपको बताया था ऑफ के पहले आपको हु नहीं लिखना है, ऑफ के पहले हमेशा क्या लिखोगे, विच। अब मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन पूछना है किसी से, तो आप क्या कहोगे, हु इज योर फादर, या आप कहोगे व्हाट इज योर फादर, या फिर आप कहोगे विच इज योर फादर। तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। अंकल जी चाय पिला दो, एकदम गला ना, और कड़क सी चाय पिलाना, गला एकदम खत्म होने वाला है आज। हिमांशु भाई आज पक्का 100%। देखो भाई अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछना हो किसी के फादर के बारे में तो आप क्या पूछोगे, हु इज योर फादर, या व्हाट इज योर फादर, या विच इज योर फादर। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे, एवरीवन। देखो अगर आप किसी से कहते हैं हु इज योर फादर तो ये एकदम सही है। मैंने अगर आपसे पूछा हु इज योर फादर, इसका मतलब ये है कि आपके पापा कौन हैं। हु इज योर फादर, जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, सोसाइटी के पार्क में आप खेलने आ जाते हैं, और खेलते खेलते आपको चोट लग जाती है। मैं आपको चोटग्रस्त देखता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ हु इज योर फादर, आपके पापा कौन है। मैं उनको बुला लेता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे बता दोगे तो। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, मैं ओल्ड एज का बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा बुढ़ा किस्म का हूँ, आप नए नए लड़के हैं, सोसाइटी का पार्क है, मैं पार्क में बैठा हुआ खांस रहा हूँ गला खराब है ऐसे करके, है ना। आप तभी पार्क में आते हो, और आप पार्क में किसी के साथ आए हो, ठीक है, और उसके साथ आके आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। आप अक्सर पाते ही हैं ऐसा कि जब युवा एज के, युवा वर्ग के कुछ लोग अगर कुछ ऐसा करते हैं तो बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है आपसे। मैं पहले तो सोचता हूँ कि इग्नोर मार, दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ, फिर लगता है कि नहीं ये लड़का गलत कर रहा है, फिर मैं आपके पास जाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ हु इज योर फादर, आपके पापा कौन है मुझे बताओ, मैं अभी जाता हूँ उनसे शिकायत करता हूँ, है ना। तो हु इज योर फादर का मतलब है हम बेसिकली बात पूछना चाहते हैं कि आपके पापा हैं कौन, है ना, यानी कि आप अपने पापा का नाम बताओ, ठीक है। तो हु इज योर फादर एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है व्हाट इज योर फादर। बेटा करेक्ट बात यह है कि ये भी करेक्ट है, सही बात यह है कि करेक्ट ये भी है ना, लेकिन इसका ना सेंस अलग है। इसका सेंस कैसा है, मान लेते हैं आप गाड़ी लेके जा रहे थे, मैं पुलिस वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, और मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैंने आपकी गाड़ी रोकी, हाँ भाई लाइसेंस दिखा, कहता है दिखाऊं तेरे को लाइसेंस,
मैं कहा हाँ हाँ भाई पुलिस वालों ने दिखा लाइसेंस, दिखाऊं तेरे को लाइसेंस? मैं कहा हाँ भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ दिखा। क्या जानता है मेरे पापा कौन है? मैं भाई कौन है तेरे पापा? तो कह रहा मेरे पापा एमएलए है। तो मैं ऐसे में क्या पूछूंगा कि हु इज़ योर फादर या व्हाट इज़ योर फादर? जब हम ये पूछना चाहें कि आपके पापा क्या करते हैं, अगर आप किसी से ये पूछना चाहें कि आपके पापा क्या हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, चोर हैं, पुलिस हैं, आखिर हैं क्या? अगर आप पूछना चाहो किसी से कि आपके पापा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन अगर उसका पूछना चाहो, तो ऐसे केस में आप वॉट लगा सकते हो। भाई इनको लिखते जाना अपनी लैंग्वेज में। आगे, विच इज योर फादर, क्या ये करेक्ट हो सकता है? जी हाँ, ये भी करेक्ट हो सकता है। यानी कि करेक्ट ये भी है। मान लेते हैं एक ये बंदे हैं, एक ये बंदे हैं, एक ये बंदे हैं, और एक ये है। ये 4 लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऑफिस के बाहर आप खेल रहे हो और आपने कहा, आप खेलते खेलते रोने लगे अचानक। रोते रोते आपको मैंने देखा, मैंने कहा अरे ले 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 बाबू 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 रो क्यों रहे हो? आपने कहा कि अंकल मेरे पापा अंदर हैं। अब मैं आपको अंदर लेके चला जाता हूँ, मैं आपको ऑफिस में लेके जाता हूँ। वहां पे 4 लोग मुझे दिखाई देते हैं। मैंने कहा यार ये कौन से पापा हैं? और पापा आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि पापा किसी और के साथ बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? पापा किसी ऐसे के सामने बैठे हुए हैं कि पापा तो कह ही नहीं सकते कि ये मेरा बच्चा है। कह दिया तो पापा का तो जुगाड़ ही खत्म हो जाएगा, है ना? मान लेते हैं ऐसा। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पापा ऐसे हैं, मतलब किसी के भी, किसी न किसी के तो ऐसे होते ही हैं। दुनिया में कोई तो ऐसा होगा ही जिसके पापा ऐसे होंगे। ठीक है, तो पापा तो पहचान ही नहीं रहे, तो मैं अब आपसे क्या पूछूंगा? ये 4 लोग हैं, मुझे पता है इन्हीं 4 में से कोई इसका पापा है, तो मैं पूछूंगा विच इज योर फादर। विच यानी कि विच ऑफ दीज, इन चारों में से कौन है तेरे पापा, है ना? इन चारों में से कौन से तेरे पापा हैं? तो जाके उसने इसको चूज कर लिया। ये बेचारा किसी के पास बैठा हुआ था, सत्यानाश। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जब कुछ लिमिटेड हमारे सामने चॉइस है और फिर पूछा जाए कि इनमें से कौन से पापा हैं, तो फिर ऐसे केस में विच आएगा, है ना? ऐसे केस में विच आएगा। हाँ, मैं भी हो सकता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप भी तो हो सकते हो ऐसे, कि बच्चे हैं फिर भी कहीं इधर उधर मीटिंग कर रहे हो। हाँ भाई कर सकते हैं हम मीटिंग की इधर उधर। प्रिंटिंग के जैसे बुक्स बनती हैं हमारी, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर से हमें मीटिंग करनी पड़ती है, बुक की प्रिंटिंग के लिए मीटिंग करनी पड़ती है। भाई बिजनेस मीटिंग करते हैं हम, वो निब्बा निब्बी वाली मीटिंग नहीं करते हैं। मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। whom ऑफ द एक्टर्स, बेटा ऑफ के पहले क्या आता है? विच। विच ऑफ द एक्टर्स डू यू लाइक मोस्ट? विच ऑफ द एक्टर्स डू यू लाइक मोस्ट? आगे चलते हैं भाई। अब भाई ये देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन आते हैं आपके इस प्रकार के, इट इज मी हु हेल्प्ड देम इन दैट वर्क। इट इज मी हु हेल्प्ड देम इन दैट वर्क। देखो भाई ध्यान देंगे, इट इज मी, भाई इट इज मी कभी नहीं लिखेंगे। अगर कभी भी आपको दिखाई दे इज, एम, आर, वॉज, वर, या बी, या बीइंग, या फिर बीन, इन सभी के बाद में
आपको भाई सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, कभी भी ऑब्जेक्ट वाला नहीं लिखेंगे। या फिर मैं लिख दूं भाई, अगर शुद्ध भाषा में लिखें तो नॉमिनेटिव केस की जरूरत आपको पड़ती है। कौन से केस की? नॉमिनेटिव केस, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट। देखो, इट इज मी, सो इट इज मी नहीं आएगा, इट इज आई, इट इज आई। नेक्स्ट, इट वॉज ऑलवेज हिम, बेटा वॉज के बाद में हिम नहीं आएगा, इट वॉज ऑलवेज ही हु ट्रस्टेड यू मोस्ट। नेक्स्ट, इट इज आई whom they blamed for the accident, whom they blamed for the accident, तो it is I आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अंजलि प्रजापति। नेक्स्ट, देखो भाई, कई बार क्वेश्चन आपके इस तरीके के आ जाते हैं केस पे बेस्ड ही। ये भाई प्रोनाउन के केस के क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे ये लेट ना बेटा वर्ब है, दे वुड नॉट लेट, और लेट अगर वर्ब है तो इसके आगे आई नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। ध्यान देंगे, कोई भी अगर वर्ब आती है, कोई भी अगर आपको वर्ब दिखाई देती है तो उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। या फिर कोई भी आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे तो प्रेपोजिशन के बाद में भी सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। प्रेपोजिशन या फिर वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। सो दे वुड नॉट लेट मी गो होगा, आई नहीं होगा। नेक्स्ट, एवरीवन बट सी, अगर कभी भी आपको एवरीवन, एनीवन, इन सब के बाद में बट दिखाई दे और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे तो ऑब्जेक्ट लिख देना आंख बंद करके। यहाँ पे बट आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, बट आपका सॉरी प्रेपोजिशन होता है, नॉट प्रोनाउन, प्रेपोजिशन। ठीक है, लेकिन नन और बट अगर आ जाए तो इसके बाद में भाई आपको सब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं। आगे, लेट आई हैंडल द मैटर, बेटा लेट आपकी वर्ब होती है, इसके बाद में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, लेट मी हैंडल द मैटर। नेक्स्ट, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड ही, बेटा बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आएगा, यू एंड हिम। यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। नहीं अंजलि प्रजापति, कोई ब्लॉक नहीं किया है। आज आप मैसेज कर देना टेलीग्राम उस पर, व्हाट्सएप पे, मैं कर दूंगा रिप्लाई आज। ठीक है, जिन बच्चों को। नेक्स्ट भाई, कई बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ जाते हैं, तो कौन सा प्रोनाउन पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में, ये देख लेंगे एक बार। अगर सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हों, भाई एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ रखे हों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हमेशा आपको पहले सेकंड पर्सन लिखना है, यानी कि यू। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा? यू। फिर आपको थर्ड पर्सन लिखना है, थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया, या फिर कोई नाउन हो गया, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई या फिर वी, और वी तो क्योंकि प्लूरल है तो इसको छोड़ ही दो। अगर आपको सारे प्रोनाउन दे रखे हों तो ऐसे केस में 2 3 1 आपको लिखना है। आगे देखेंगे, इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर सारे के सारे प्लूरल हों तो 1 2 3 लिखना है, यानी कि पहले वी आएगा, फिर यू आएगा और फिर आपका दे आएगा। इन केस ऑफ एन अपॉलॉजी, बेटा अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी। क्या होता है? माफी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे कि भाई हाँ ये हमसे गलती हुई है, ऐसे केस में भी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आंसर करेंगे भाई सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बेटा सही है वो, अनिर्बन रॉय ठीक था वो। कंपनी क्योंकि नॉन लिविंग है इसीलिए द ऑनर ऑफ विच लिखेंगे, द ऑनर ऑफ विच यानी कि कंपनी का ऑनर, ठीक है वो। बेटा देयर वाली चीजें हम पढ़ाएंगे इन्वर्जन में,
ठीक है। जो देयर वाला सेंटेंस है आपके, ये हम कहाँ पढ़ाएंगे, इन्वर्जन में। बहुत जल्दी से इन्वर्जन का चैप्टर भी शुरू करेंगे, सो चिंता ना करें, इन्वर्जन में देयर को हम कंप्लीट तरीके से पढ़ा देंगे। यू वी एंड दे हैव बीन इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। देखो भाई, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, लेकिन आपने देखा ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। जब तीनों के तीनों प्लूरल होते हैं तो ऐसे केस में 1 2 3 लगाते हैं। तो 1 का मतलब वी, उसके बाद में यू एंड दे, वी यू एंड दे लिखेंगे, क्योंकि हमें प्लूरल प्रोनाउन के केस में, देखो वी जब भी आएगा ना सबसे पहले लिखोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, आई यू एंड सी शुड वर्क टुगेदर टू कंप्लीट इट। आई सिंगुलर, यू और सी तीनों सिंगुलर है बेटा। वर्क टुगेदर कोई नेगेटिव बात भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 3 1, 2 3 1। तो पहले 2 यानी कि पहले हमें क्या लगाना चाहिए, यू, उसके बाद में 3 यानी कि सी एंड आई। आ जाओ भाई, नेक्स्ट, ही यू एंड आई एम ऑनेस्ट। दूसरी बात यह है भाई, जब वर्ब आएगी ना वो सिर्फ तीसरे वाले के साथ नहीं आएगी, सबके हिसाब से आएगी और हमेशा प्लूरल आएगी, आर ऑनेस्ट। यहां पे लगना क्या चाहिए भाई, 2 3 1। क्यों लगना चाहिए 2 3 1, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। तो पहले यू ही एंड आई ऐसे लिखा जाएगा भाई, यू ही एंड आई। नेक्स्ट, हैव डन दिस जॉब वेल दिस टाइम। अब देखो अगेन तीन है, ही आई सी यू, भाई 4 प्रोनाउन है अब की बार। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन जो कि क्या है, यू, फिर थर्ड पर्सन जो कि ही भी है और सी भी है, तो दोनों एक साथ लिख लेंगे, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन एंड आई, यानी कि 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। ठीक है, आगे देखो, वी दे एंड यू नीड टू मीट एट लीस्ट वंस अ वीक। हमें एक बार मिलना चाहिए। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। प्लूरल का केस है तो बेटा क्या आता है, 1 2 3। तो वी पहले आएगा, कोई डाउट नहीं है, फिर यू आएगा सेकंड पर्सन, और फिर लास्ट में थर्ड पर्सन यू यानी कि दे। तो हम लिखेंगे वी यू एंड दे। आगे देखो, यू ही एंड आई शुड बी पनिश्ड। यू ही एंड आई शुड बी पनिश्ड। तो बेटा पनिशमेंट की बात हो रही है, तो हम माफी मांग रहे हैं, तभी तो पनिशमेंट की कह रहे हैं कि हमें पनिश किया जाए। अगर हमें पनिश किया जाए तो ऐसे में भी 1 2 3 लगता है, तो आई यू एंड ही, आई यू एंड ही। तो ऐसे केस में भी आपको 1 2 3 का यूज करना है, 1 2 3। बहुत आसान होता है भाई, ये बहुत आसान है, सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करा दिए हैं। ठीक है भाई, जब क्लास नोट्स अपलोड होंगे तो उनको नोट कर लेना। अब आ जाते हैं भाई, कभी कभी कॉमन पर्सन जब आते हैं तो उनके लिए क्या लगाना चाहिए। देखो, अगर आपके सेंटेंस में यू ही एंड आई सारे हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों हैं, ऑल पर्सन अगर कहीं पे दे रखे हों और उसके लिए आपको एक प्रोनाउन लगाना है आगे, तो ऐसे केस में आप कौन सा लगाओगे, फर्स्ट पर्सन लगाओगे। यानी कि सारे के सारे कौन से वाले आएंगे, फर्स्ट पर्सन वाले आएंगे। अभी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले एग्जांपल ही लिख देता हूँ, बेहतर समझ आ जाएगा आपको, है ना। देखो, जैसे कि मैंने लिखा यू ही एंड आई, यू he and I should complete his work। तो ध्यान देंगे भाई, अगर हमने तीनों लिखे हैं, ठीक है, यू ही एंड आई शुड कंप्लीट हिज वर्क, तो बेटा हिज वर्क नहीं लिखना चाहिए। क्यों, जब सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है, तो आपका जो उसके लिए कॉमन अगर हमें कुछ लगाना है तो वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट पर्सन वाला लगेगा, वो भी प्लूरल वाला। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा। ठीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, आगे
अगर आपका फर्स्ट पर्सन ना हो तो सारी की सारी चीजें यू के हिसाब से चलेंगी, और फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो इसका मतलब है फिर थर्ड पर्सन ही बचा, उसके हिसाब से चलेंगे। 10 मिनट है अभी, 10 मिनट है अभी, 10 मिनट है अभी। हाँ हो जाएगी, आ जाओ भाई। आई, यू एंड ही मस्ट मेक अप देयर माइंड्स। बेटा देयर माइंड्स नहीं होगा, आई आ रखा है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चीजें चलेंगी, तो आर माइंड। वेयर टू गो दिस वीक, यानी हमें इस वीक कहाँ जाना चाहिए उसके हिसाब से। नेक्स्ट, यू एंड ही। बेटा फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो किसके हिसाब से चलेगा? सेकंड पर्सन के। यू एंड ही मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर देयर रूड बिहेवियर, नहीं फॉर योर रूड बिहेवियर। पता है ना कि अगर सिर्फ थर्ड और सेकंड है तो किसके हिसाब से आएगा? सेकंड के हिसाब से। यू एंड सी शुड बी पनिश्ड फॉर हर मिस्टेक। हर मिस्टेक नहीं बेटा, योर मिस्टेक, क्योंकि यू प्रेजेंट है तो योर। नेक्स्ट, आई एंड ही आर स्टार्टिंग माई न्यू बिजनेस, नहीं आर न्यू बिजनेस। बताए ना, वी के हिसाब से चीजें चलेंगे, वी के हिसाब से। ठीक है, अब भाई बस 4-5 चीजें और हैं, वो और सुन लें एक बार। इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो सुनेंगे एक बार ध्यान से। वैसे तो मैं इसको और डिटेल में भी कभी पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हम देयर और इट का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट को भाई हम किस किस के लिए लगाते हैं ध्यान देंगे। यूसेज ऑफ इट, वैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बता रहा हूँ कि इट को हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ते हैं। इट को हम डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ पे हम इन्वर्जन पढ़ेंगे, देयर के बारे में, देयर का यूज पढ़ेंगे वहीं पे। ठीक है, देयर का यूज जहां पे पढ़ेंगे ना वहां पे। आ जाओ, यूसेज पढ़ने किसके भाई? इट के। इट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई? सबसे पहले इट को हम यूज करते हैं सब थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब भी हम बात करते हैं डेज वगैरह की, यानी कि टाइम की, कभी भी अगर हमें क्या बताना हो? टाइम बताना हो, टाइम बताना हो, ठीक है, या फिर कोई हमें वेदर वगैरह बताना है, ठीक है, वेदर, ठीक है, मौसम, ठीक है, कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है, धूप निकल रही है, अच्छा दिन है, इट इज अ फाइन डे, इट इज 1 o'clock, टाइम बताने के लिए इसके लिए इट आता है। उसके अलावा ध्यान देंगे भाई, एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं, जानवरों के लिए भी हम क्या लगा देते हैं? इट लगा देते हैं, एनिमल्स के लिए। तो ये मुख्यतः 3 जगह पे इट आता है आपका, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। वैसे भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे तो इट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी भाई प्रोनाउन आपका कंप्लीट होता है। जो छोटे मोटे अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो रह रही होगी तो उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कल भाई प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास 1 होगी, प्रोनाउन प्रैक्टिस 1, कल आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस 01 होगी। जरूर देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू सीखने को मिलती हैं। आज ही आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर की सीट मिल जाएगी विद सोल्यूशन, ठीक है। सो आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देंगे, अगली क्लास से यहाँ पर शेड्यूल्ड है, नहीं तो और थोड़ा सा डिटेल में जाते। बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।